मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ व्यवहारात्मक पागम। देखिए, इससे पहले की क्लास में भी हमने व्यवहारात्मक पागमों के विषय में विस्तृत चर्चा की थी कि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। शिक्षण में जो मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह हमारे द्वारा किस लिए प्रयुक्त की जाती है। मैंने आपको बातें स्पष्ट की थी, 3 बातें स्पष्ट की थी कि मूल्यांकन के द्वारा 3 बातों का पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बालकों के द्वारा बाल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, बालक के सीखने की जो अनुभव है वह कितने प्रभावशाली हैं। दूसरा, बालक में व्यवहार परिवर्तन के स्तर का उस मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा मापन किया जाता है। देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को डॉक्टर जो ब्लूम हैं उन्होंने 3 त्रिकोणीय क्षेत्र में डॉक्टर ब्लूम ने त्रिभुज की त्रिपद्धति प्रक्रिया के रूप में त्रिपदीय प्रक्रिया के रूप में किसने दिया है? डॉक्टर ब्लूम ने। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तीन पदीय प्रक्रिया के रूप में दिया है, जिसमें सबसे पहला है जो मेन है वह हमारा है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन ये चीज़ मैंने आपको स्पष्ट की थी कि इन तीनों सबसे पहले देखा जाता है कि जो निर्धारित शिक्षण उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, सीखने के स्तर क्या हैं और बालक के व्यवहार परिवर्तन का जो स्तर है उसका मापन किया जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा। ये डॉक्टर ब्लूम के द्वारा स्पष्ट किया गया। मूल्यांकन पागम में शिक्षण के उद्देश्यों, सीखने के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है। इन तीनों के बीच जो घनिष्ठ संबंध किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा स्थापित किया जाता है। घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाता है इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से, क्योंकि बालक के व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वह इन तीनों ही प्रक्रिया के चारों ओर घूमता है, इन तीनों ही केंद्रों के चारों ओर घूमता है। शिक्षण और परीक्षण क्रियाएं साथ साथ संपादित होती रहती हैं और इनका लक्ष्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। मैंने ये बताया कि शिक्षण और मूल्यांकन में जो शिक्षण और परीक्षण है वह साथ साथ चलता है। शिक्षण भी चलता है और परीक्षण भी साथ साथ चलता है। शिक्षण भी और परीक्षण भी मूल्यांकन प्रक्रिया में साथ साथ चलता है और उससे लक्ष्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए और इनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। यह जो प्रक्रिया है वह उद्देश्य केंद्रित होकर आगे बढ़ती है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन में छात्र की सफलताओं और व्यवहार परिवर्तन का सही अनुमान लगाया जाता है। मूल्यांकन में बिल्कुल सही और निष्पक्ष बालक की सफलता और व्यवहार परिवर्तन का, बालक की सफलताओं और व्यवहार परिवर्तन, बालक की सफलताओं और व्यवहार परिवर्तन का सही अनुमान इसमें लगाया जाता है, इस मूल्यांकन प्रक्रिया में लगाया जाता है। उनकी सफलताओं के कारणों का गंभीरतापूर्वक, उनकी असफलताओं के कारणों का गंभीरतापूर्वक निदान किया जाता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस पिछली क्लास में बताया था कि निदान और उपचार 2 प्रोसेस होती हैं मूल्यांकन के दौरान, निदान और उपचार। निदान होता है डायग्नोसिस करना, तो अगर हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है या कहीं व्यवहारगत परिवर्तन बालक में नहीं आया है तो इसका हमें पूरा निदान करना होगा, डायग्नोसिस करना होगा कि कहाँ कमी है,
बालक निर्धारित उद्देश्य को तय की गई प्रक्रिया के दौरान क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस बात का क्या किया जाता है, इस बात का डायग्नोसिस किया जाता है, इस बात को फिर शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षण पद्धतियों में, अपनी तकनीकों में, अपने उपकरणों में सुधार किया जाता है और फिर दोबारा वह प्रोसेस अपनाई जाती है और उसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है कि बालक असफल ना हो। इसके लिए शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं की पर्याप्तता का निदान होना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों की असफलताओं के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाता है, परंतु शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया उनकी असफलताओं के लिए समान रूप से उत्तरदायी होती है। शिक्षा की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, तीनों ही बिंदु उसकी असफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि हम ये मान लेते हैं कि एक छात्र ऐसा है कि वह निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रियाओं के महत्व को बालक के व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य की दृष्टि से आंका जाता है। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रियाओं के महत्व को बालक के व्यवहार परिवर्तन के दृष्टि से मापा जाता है। अब देखिए, विद्यालय में जो भी विषय बालक को पढ़ाए जाते हैं वह बालक के विकास और वृद्धि में संपूर्ण योगदान देते हैं। सीखने के जो अनुभव हैं बालक के, वह विद्यालय में विषयों द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अब ये सारे जो बिंदु होते हैं उनके द्वारा ही बालक के विषय में अनुमान लगाया जाता है, निदान किया जाता है और निदान के बाद उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग करके उस प्रक्रिया को सुधार कर उसके इन उद्देश्यों की प्राप्ति करके उपचार किया जाता है और संपूर्ण प्रक्रिया इन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों के दौरान आगे बढ़ती है। इसके भिन्न भिन्न सोपान हैं जो मैंने आपको बता दी कि अध्यापक को बालक के आकलन उपागम के लिए निम्न सोपानों का अनुसरण करना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन जिसमें मैंने 3 उद्देश्य आपको बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों उद्देश्यों का प्रतिपादन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। उसके सीखने के अनुभवों का सृजन किया जाता है कि वास्तव में बालक सीखते हुए आगे बढ़े। बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का भी मूल्यांकन किया जा रहा है। कई बार शिक्षण उद्देश्य तो कुछ निर्धारित किए गए हैं और बालक प्राप्त कुछ और ही कर रहा है, तो उनका मूल्यांकन भी बहुत जरूरी होता है। इस इन 3 सोपानों का प्रयोग किया जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, अधिगम उपागम के दौरान, अधिगम में आकलन के दौरान। अब सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत तो ये तीनों उद्देश्य हो गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब बात आती है व्यवहारात्मक उपागम की। मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्यों पर ही अधिक बल दिया जाता है। कौन से उद्देश्यों पर? व्यवहारिक। व्यवहारिक उद्देश्य। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्यों पर अधिक बल दिया जाता है कि बालक में ऐसा परिवर्तन हो कि वह किसी भी परिस्थिति में समायोजन स्थापित कर सके, उसके व्यवहार का विकास हो, उसके संवेगों का विकास हो, संवेगात्मक रूप से उसका विकास हो, भावात्मक रूप से उसका विकास हो। शिक्षण के सामान्य व्यवहारिक उद्देश्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। व्यवहारिक उद्देश्य जो शिक्षण के जो हमारे व्यवहारिक उद्देश्य हैं वो ये है। देखिए, पहला ज्ञान उद्देश्य। पहला है हमारे पास ज्ञान उद्देश्य। बालक को परिस्थितियों, पदों, प्रत्ययों, सिद्धांतों, नियमों का बोध कराया जाता है। ज्ञान उद्देश्य में क्या होता है? बालक को विभिन्न परिस्थितियों, पदों और तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, इनका बोध कराया जाता है। इस ज्ञान उद्देश्य में क्या होता है? बालक को
बालक को परिस्थितियों, पदों, नियमों, सिद्धांतों का बोध कराया जाता है। जिससे वह पहचान कर सके, स्मरण कर सके और जिससे वह किन्हीं दो चीज़ों की पहचान कर सके, तथ्यपूर्ण नियमों का स्पष्टीकरण कर सके और याद कर सके, स्मरण कर सके। पहले के सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग वह नवीन ज्ञान को सीखने में कर सके, स्मरण कर सके। तो ज्ञान का जो उद्देश्य है, ज्ञान उद्देश्य है, व्यवहारिक उद्देश्यों के अंतर्गत जो ज्ञान उद्देश्य का बिंदु है, उसमें बालक को इन चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है जिससे वह किसी भी चीज़ की पहचान कर सके, उनका स्मरण कर सके और उनकी परख कर सके कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। उसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो सके उसके माइंड में ये सारी बातें। ये है ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत जिसे हम बोलते हैं नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञान उद्देश्य, जिसमें वह इस संसार में जो भी उसकी शब्दावली में वृद्धि होती है और जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, जो भी नियम निर्धारित हैं, जो भी तथ्य निर्धारित हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनके विषय में वह ज्ञान प्राप्त कर सके और उनका स्पष्टीकरण कर सके, उनकी परख कर सके। और रटा रटाया ज्ञान उसके काम नहीं आने वाला है, तो जब तक उसे सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होगा वह स्मरण नहीं कर सकता, उसकी परख नहीं कर सकता। अब दूसरा है हमारा कौशल उद्देश्य, जिसे हम बोलते हैं स्किल ऑब्जेक्टिव्स। स्किल ऑब्जेक्टिव्स, कौशल उद्देश्य। अब देखिए, शिक्षण द्वारा बालकों में परिस्थितियों, जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने कौशल, एक होता है स्किल डेवलप करना। यानी कि आपने देखा होगा कई व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि इसको तो किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है, सैद्धांतिक ज्ञान पे ये ज़्यादा डिपेंड है, इसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, पढ़ाकू है। एक तरह से हम जनरल लैंग्वेज में जो बोले तो उस जब तक बालक में शिक्षा के द्वारा स्किल ऑब्जेक्टिव का विकास नहीं किया जाएगा, तब तक वह अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का बिल्कुल सामना नहीं कर पाएगा। वह अपने आप को पंगु महसूस करेगा, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। तो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, स्किल ऑब्जेक्टिव द्वारा, शिक्षण द्वारा बालकों में परिस्थितियों, जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कुशलता, इसके द्वारा, शिक्षण के द्वारा बालकों में परिस्थितियों, इसके द्वारा, शिक्षण द्वारा बालकों में परिस्थितियों, जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कुशलता, जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की, जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने की कुशलता, वातावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता, वातावरण के साथ कुशलता, वातावरण के साथ
वातावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता उत्पन्न की जाती है। देखिए जो स्किल डेवलपमेंट है उसके द्वारा शिक्षण द्वारा बालकों में परिस्थितियों, देखिए हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। कई बार ये अनुभव सुखद होते हैं और कई बार ये अनुभव बहुत दुखद होते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों के बीच फंस जाता है, ऐसी समस्याओं के बीच घिर जाता है कि उनसे उसका समाधान उसे प्राप्त नहीं हो पाता है और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उस परिस्थिति से बाहर निकलने में या उन समस्याओं का समाधान करने में, सामना करने में उसे बहुत सारे ज्ञान की, बहुत सारे अनुभव की, बहुत सारे सहयोगियों की आवश्यकता होती है। इस चीज़ में, इस समय में, ऐसे समय में दो ही व्यक्ति सफल हो पाते। एक तो ये कि व्यक्ति उन परिस्थितियों का सामना करना सीख ले या इसमें इतनी हिम्मत और इतना जज्बा विकसित हो गया हो कि वह उसके समाधान निकाल सके। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि निराशा हाथ लगते ही व्यक्ति अपने जीवन जीने की आशा छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं और गलत रास्ते पर आ जाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे आर्थिक संकट हमारे ऊपर आन पड़ा है तो कुछ तो गलत रास्ते का शिकार हो जाते हैं, चोरी, डकैती और भी जो अनर्गल तरीके हैं, फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें वो अपना लेते हैं। जुआ, सट्टे, शराब पीना या डिप्रेशन में आके शराब पीना, गुटखा खाना, बहुत तरह के ऐसे अपराधों की लाइन में वह चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन जीने की उम्मीद को ही ख़त्म कर देते हैं कि हम इस प्रकार से जीवन नहीं जी सकते। लेकिन जिस व्यक्ति में स्किल डेवलपमेंट हो गया है, जिसने कौशल स्किल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति कभी भी निराश नहीं हो सकता, चाहे उसे आशा की किरण दिख रही हो या नहीं दिख रही हो, लेकिन वह उनका सामना करने का एक जुनून रखता है, हिम्मत उसके पास रहती है अगर वास्तव में उसने शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति बहुत सोच समझकर आगे बढ़ता है, वह जीवन से इतनी जल्दी हताश नहीं होता है, जीवन की समस्याओं का सामना करने की कुशलता उसके पास होती है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की कुशलता उसके पास होती है। इस प्रकार वह अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में करता है। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का डेवलप होना बालक में बहुत ज़रूरी होता है। देखिए किताबी ज्ञान जरूरी है, किताबी ज्ञान हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। किताबें जो होती हैं वह हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारे बौद्धिक स्तर को बढ़ाती हैं, लेकिन हमारे हिम्मत को, हमारे साहस को, हमारे कौशल को यह जो होता है वह व्यवहारिक ज्ञान ही आगे बढ़ाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं हर जगह विद्यमान होती हैं, हम ये सोच के आगे नहीं बढ़ सकते किसी एक व्यक्ति को समझने से हमारा जीवन आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं सोच सकते। क्योंकि बहुत सारे चेहरों के रूप में लोग हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। उन सब के बीच में आप अपने आप को कई बार अकेला महसूस करते हो कि अकेले आप खड़े हो, चारों तरफ आप परेशानियों से घिरे हुए हो। अब इनका समाधान आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आप में इस उद्देश्य का डेवलप होना, इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप कहीं भी हताश नहीं हो, कहीं भी निराश नहीं हो। मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रभाव को कारण और प्रभाव में समझने की क्षमता का विकास हो सके। तथ्यों के प्रभाव को कारण और प्रभाव में समझने की क्षमता का विकास यहाँ पर हो सके कि वास्तव में जो परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है वह किस कारण से हुई है, उसका कारण क्या रहा है और उसका प्रभाव आगे जीवन पर क्या पड़ेगा, अब क्या पड़ रहा है और इसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। अगला है हमारे पास अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का विकास।
डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का विकास। देखिए, अभिवृत्ति के विकास में शिक्षा द्वारा बालक में अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। शिक्षा द्वारा बालक में अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पर अपने व्यक्तिगत, राष्ट्रीय जीवन पर शिक्षा के द्वारा बालक में अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। पड़ने वाले तथ्यों के प्रति शिक्षा के द्वारा बालक में अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले तथ्यों के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। देखिए, शिक्षा का जो कर्तव्य होता है वह यही है कि शिक्षित व्यक्ति से इतनी जल्दी निराशा की उम्मीद नहीं की जाती है। वह जिस प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उनका सामना वह अपने शिक्षा के द्वारा आसानी से कर सकता है। शिक्षा के द्वारा उसके व्यक्तिगत जीवन पर, उसके सामाजिक जीवन पर, उसके राष्ट्रीय जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है समाज का, उन तथ्यों के प्रति उसके सही दृष्टिकोण डेवलप किया जाता है कि वास्तव में ये सही है। वह अंधानुकरण, शिक्षित व्यक्ति कभी अंधानुकरण नहीं करता, वह कभी अंधविश्वासों के चंगुल में नहीं फंस पाता, क्योंकि उसमें तर्क करने की शक्ति विकसित होती है, उसमें विवेकशीलता विकसित हो जाती है। वह इसी बिना ही कारण अंधानुकरण नहीं करता, अंधविश्वासों में नहीं पड़ता, अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करता, वह हर चीज़ को तर्क से काटने का प्रयास करता है। देखिए, समाज में यदि कोई कुरीति मौजूद है जिससे मानव को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, कई बार आपने देखा होगा हमारे समाज में, छोटे छोटे गांवों में ऐसा कई घटनाएं मैंने सुनी हैं कि किसी लेडीज़ को चुड़ैल घोषित करके और गांव से बाहर निकाल दिया गया है, उसे मारा पीटा जा रहा है, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, या इंटरकास्ट मैरिज किसी ने कर ली है तो उसे समाज द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे अंधविश्वास, ये कुप्रथाएं ही हैं, ये बिल्कुल एक ऐसी मानसिकता है लोगों की जिसे वह दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, वह पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में केवल एक धर्म को लेकर आगे बढ़ता है, वह है मानव धर्म। मानव के साथ यदि आप बुरा व्यवहार करते हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, अगर आप मानव के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो वह उसे उसी लाठी से हाँकेगा जो लाठी सबके लिए प्रयुक्त की जाती है। वह ऐसा नहीं करेगा, किसी एक का फेवर नहीं करेगा कि नहीं इसके साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए, वह ऐसा नहीं करेगा। तो अभिवृत्ति का विकास, एटीट्यूड का विकास शिक्षा द्वारा हमारे अंदर होता है। व्यक्ति उसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा अपना व्यक्तिगत विकास भी करता है, अपना सामाजिक विकास भी करता है और अपना राष्ट्रीय विकास भी करता है। जब उसे व्यक्ति के रूप में जरूर देखा जाता है तो वह अपने आप को इतना कैपेबल बनाता है कि वह अपनी बात को तथ्य के साथ प्रस्तुत कर सके। जब उसे सामाजिक दृष्टि से देखा जाता है तो वह समाज के लिए भी एक योग्य नागरिक के रूप में भूमिका निभाता है, और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के ऊपर जब कोई आँच आती है तो वह अपने आप को उपस्थित कर देता है। तो इस प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण शिक्षा के द्वारा डेवलप किया जाता है। अब आता है अगला, ज्ञान प्रयोग उद्देश्य, नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स।
ज्ञान प्रयोग उद्देश्य। ज्ञान प्रयोग उद्देश्य, नॉलेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ज्ञान प्रयोग उद्देश्य के माध्यम से क्या किया जाता है? शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए प्रयोग करने की क्षमता। शिक्षा से जो भी ज्ञान प्राप्त हो इसके ज्ञान प्रयोग, नॉलेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नॉलेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके द्वारा क्या किया जाता है? कौन सा ये ऑब्जेक्ट है? इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान को अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए प्रयोग करने की क्षमता का विकास किया जाता है कि व्यक्ति अपना शोषण, इस समाज में शिक्षा द्वारा वह इतना कैपेबल हो जाता है कि किसी के भी द्वारा उसका शोषण नहीं किया जा सकता है। वह अपने ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध भी वह आवाज़ उठा सकता है, अपने सामने आने वाली परिस्थितियों का वह डटकर मुकाबला कर सकता है। ऐसा इसमें उसका व्यवहार डेवलप किया जाता है कि शिक्षा के द्वारा वह अपनी परिस्थितियों के लिए अपने ज्ञान का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। देख लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है कि समाज में महिलाओं के साथ कैसा अत्याचार किया जाता है कई जगह, जहाँ अभी शिक्षा का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ और वो महिलाएं चुपचाप ऐसे अत्याचार को, होने वाले अत्याचार को सहन करती हैं क्योंकि वर्तमान में पुरुष प्रधान समाज है। क्यों? क्योंकि वह शिक्षित नहीं है। लेकिन शिक्षा, जो महिला शिक्षित है वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहन नहीं करती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि वह उनके विरुद्ध आवाज़ उठाती है और उनको सजा दिलवाती हैं जो कि उनके ऊपर शोषण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? अपनी शिक्षा का अपनी परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया। वह होता है ज्ञान प्रयोग उद्देश्य की वह ज्ञान किसी काम का नहीं है जो आपको बोलना नहीं सिखा सके, और सही बोलना, तर्क देना, तथ्यपूर्ण अपनी बात को कहना, अपनी बात को सही समय, सही परिस्थिति, सही समय पर सही व्यक्तियों के सामने अगर आप नहीं कह पाते हो तो यह ज्ञान प्रयोग के रूप में नहीं कार्य करता। आपका शिक्षित होना अशिक्षित होने के बराबर है। शिक्षा हमें सिखाती है कि आपने जो भी शिक्षा ग्रहण की है, जो भी ज्ञान ग्रहण किया है, उसका प्रयोग आप इतने शिक्षा के द्वारा आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि उसका प्रयोग आप अपने सामने आने वाली परिस्थितियों के लिए कर सके। अगर आप शिक्षित होते हुए भी अत्याचारों को सहन कर रहे हो, दुराचारों को सहन कर रहे हो, या किसी आपके अपने ऊपर नहीं तो किसी सामने वाले के ऊपर होने वाले अत्याचारों को यदि आप सहन कर रहे हो, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसको आप सहन कर रहे हो, तो आपके शिक्षित होने का कोई भी महत्व नहीं है। तो ज्ञान प्रयोग उद्देश्य के द्वारा व्यवहारात्मक उद्देश्य जो हम पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक उद्देश्य, उसमें ज्ञान प्रयोग उद्देश्य यही है कि जो भी ज्ञान आपने ग्रहण किया है, जो भी शिक्षा आपने ग्रहण किया है, उसे आप अपनी परिस्थितियों के लिए प्रयोग कर सकें, जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रयोग कर सकें। अब अगला है मूल्यों का विकास उद्देश्य। मूल्यों का विकास उद्देश्य। मूल्यों का विकास उद्देश्य। अब देखिए, शिक्षा के द्वारा जीवन के प्रति अपेक्षित मूल्यों को विकसित करना एक प्रमुख उद्देश्य होता है, जिससे बालक अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने विश्व का योग्य नायक। अब जीवन के प्रति अपेक्षित मूल्यों को विकसित करना, शिक्षा के द्वारा जीवन के प्रति अपेक्षित मूल्यों को विकसित करना
जीवन के प्रति अपेक्षित मूल्यों को विकसित करना एक प्रमुख उद्देश्य होता है। एक जिससे वह अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बन सके। देखिए, शिक्षा हमें बोलना सिखाती है लेकिन गलत बोलना हमें नहीं सिखाती। हमें तर्क देना सिखाती है लेकिन कुतर्क करना हमें नहीं सिखाती। इसलिए शिक्षा जहाँ हमें अधिकार है वहीं हमें अपने कर्तव्य भी याद दिलाती है। तो व्यक्ति शिक्षा के द्वारा, शिक्षा का जो उद्देश्य है वह ये है कि व्यक्ति में उचित नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, जिससे वह ना तो अपने धर्म की अवहेलना कर सके, ना अपने राष्ट्र की अवहेलना कर सके, ना ही अपने समाज की अवहेलना कर सके। वह इन सब की उन्नति के लिए, इन सब के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते हुए इन सब की उन्नति में अपना सुयोग्य अच्छा योगदान दे सके। तो ये व्यवहारिक उद्देश्य के इस व्यवहारिक इस उद्देश्य के द्वारा व्यक्ति में जीवन के प्रति अपेक्षित मूल्यों के विकास को डेवलप किया जाता है कि वह व्यक्ति नैतिक मूल्यों से युक्त हो, धार्मिक मूल्यों से युक्त हो, जिससे कि वह अपने देश का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बन सके। जब इन सब के ऊपर विपदाएं आए तो वह एक सुयोग्य नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभा सके। ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे उसके व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक लगे, उसके समाज पर प्रश्नवाचक लगे, उसके राष्ट्र पर, उसके परिवार पर प्रश्नवाचक लगे। तो हमें शिक्षा ऐसा ज्ञान कराती, शिक्षा द्वारा हमें ऐसे परिमार्जित किया जाता है कि हम उचित व्यवहारिक मूल्यों को, उचित व्यवहारिक उद्देश्यों को साथ लेकर अपने जीवन को परिस्थितियों का सामना करते हुए, उचित रूप से सामना करते हुए, अपने कौशल का विकास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को आसान तरीके से जी सकें। इसके विषय में हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।